नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं रवि यादव क्लासेस। तो आज हम देखेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो कॉपी पेन लीजिए और तैयार हो जाइए। तो हम शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो आखिर में आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। When was the इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इनेक्टेड? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? तो जैसा कि हेडिंग बता रही है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1947। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। The first enactment dealing with the settlement of industrial dispute was। तो फर्स्ट इनैक्टमेंट जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के लिए हुआ था वो कौन सा था? तो वो था, हमारा आंसर हो जाता है एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एक्ट। तो ये एक्ट हुआ था 1860 में। ओके, ये फर्स्ट इनैक्टमेंट था जो डील करता था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से। ठीक है, उसके बाद 1929 में हुआ ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। ओके, देन 1947 में आया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ओके, सो हमारा आंसर हो जाता है द फर्स्ट इनैक्टमेंट dealing with the settlement of industrial disputes was the Employer and Workmen Dispute Act 1860। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Industrial Dispute Act ensures progress of the industry by bringing about harmony and cordial relationship between। तो यहाँ पे बोला है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने क्या इंश्योर किया है कि वो हार्मनी एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप किसके बीच में लेकर आए। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में दो मेन पार्टी हैं। जो दो मेन पार्टी है वो है एम्प्लॉयर। ठीक है, पहली पार्टी जो मेन है वो है एम्प्लॉयर एंड दूसरी पार्टी जो मेन है वो है एम्प्लॉई। ओके, सो इन दोनों के बीच में एक हार्मनी और कॉर्डियल रिलेशनशिप का लाने की कोशिश की है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने। तो हमारा आंसर हो जाता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? तो हमारा ऑप्शन है promotion of measures of securing and preserving amity and good relation between employer and workmen। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ये भी ठीक है। प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है, ताकि कलेक्टिव एक बार्गेनिंग हो सके बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। So these all the above are the objective of the Industrial Dispute Act। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of these is not a objective of Industrial Dispute Act? तो इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का? तो रिलीफ ऑफ वर्कमैन इन अ मैटर ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट, तो ये तो ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में क्या होता है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में है उसको भी सॉर्ट आउट करना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में उसको भी सॉर्ट आउट करना, या फिर एम्प्लॉई और एम्प्लॉई के बीच में कोई झगड़ा है तो उसको भी सॉर्ट आउट करना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का ऑब्जेक्टिव है।
तो ये भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का ऑब्जेक्टिव है, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज, तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाता है सी, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो ये हमने देखा ही था, तो ये भी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एक्ट 1860 वाज लेटर ऑन रिप्लेस्ड बाय। तो ये हमने अभी देखा था कि सबसे पहला एनैक्टमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए जो एक्ट था वो था एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एक्ट 1860। उसके बाद जो एक्ट आया वो था हमारा ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, जिसने इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आया और इसने इसको रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2J of Industrial Dispute Act, dash means any business, trade, undertaking, manufacture or calling of employers, includes any calling service, employment, handicraft or industrial occupation or avocation of workman। तो किसके बारे में ये बोला है? सेक्शन 2J जो है, क्या ये है रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है बी, इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री मीन्स एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स इंक्लूडिंग एनी कॉलिंग सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और एवोकेशन ऑफ वर्कमैन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following institutions are considered industry? तो इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री कंसिडर होता है? पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट नहीं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवे नहीं, डॉक लेबर बोर्ड। तो ये कंसिडर होता है एज अ इंडस्ट्री। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following is not a part of industry? तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है इंडस्ट्री का? तो वेलफेयर एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, इकोनॉमिक एडवेंचर ऑफ बाय गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ industry, economic adventures of statutory body is a part of industry, whereas sovereign function by government is not a part of industry। sovereign function होता है जैसे law making, justice, so all these things are excluded from the industry। okay, so sovereign function by the government is excluded from the definition of industry। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of these municipality activity is industry? Public garden, fire brigade, public conveyance। तो इसमें से which of this municipality activity is industry? तो इसमें से कौन सी इंडस्ट्री है? तो पब्लिक गार्डन, फायर ब्रिगेड, पब्लिक कन्वेंस, ये ऑल आर इंडस्ट्री। ठीक है, एज देयर नेचर इज प्रोवाइडिंग द पब्लिक सर्विस टू द ह्यूमन। ओके, एज द डोमिनेंट नेचर इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू द ह्यूमन टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। तो इसीलिए all of these above are considered as a industry under the Industrial Dispute Act 1947। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव और गेनफुल ऑब्जेक्टिव इज डैश फॉर द इंडस्ट्री। तो जैसा कि हमने देखा था कि ऊपर में पब्लिक गार्डन, फायर ब्रिगेड, पब्लिक कन्वेंस, इसको हमने इंडस्ट्री माना था, मगर इसके लिए प्रॉफिट मोटिव या गेनफुल होना क्या ज़रूरी है, क्या मैंडेटरी है? तो जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन से हमें पता चला, इट इज़ इररिलेवेंट। ठीक है, so absence of profit motive or gainful objective is irrelevant for industry. Okay, industry can be service oriented also without profit motive. ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following आर नॉट इंडस्ट्री इन केस ऑफ हॉस्पिटल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट? तो इसमें से कौन से वाले विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ इंडस्ट्री इन केस ऑफ हॉस्पिटल और चैरिटेबल ट्रस्ट? फर्स्ट वन, दोज दैट यील्ड प्रॉफिट बट द प्रॉफिट आर साइफन्ड ऑफ फॉर एल्ट्रुइस्टिक पर्पस। वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे बट प्रॉफिट को किसी और काम में यूज कर लिया फॉर चैरिटेबल पर्पस, तो वो क्या वो इंडस्ट्री नहीं है? नहीं, वो भी इंडस्ट्री है। ठीक है, दोज दैट मेक नो प्रॉफिट बट हायर द सर्विस ऑफ एम्प्लॉय, ये प्रॉफिट नहीं बनाते लेकिन एम्प्लॉय हायर करते हैं एज इन एनी अदर बिजनेस, जैसे दूसरे बिजनेसेस में होता है, बट द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर द आउटपुट आर मेड अवेलेबल एट लो कॉस्ट और नो कॉस्ट टू द इंडिजेंट पुअर। तो ये अब एम्प्लॉय हायर करते हैं और गुड्स बनाते हैं या सर्विस देते हैं, या तो बहुत ही कम कॉस्ट पे या ज़ीरो कॉस्ट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या ये इंडस्ट्री है? हाँ, ये भी इंडस्ट्री है। तो यहाँ में हमको पूछा विच आर नॉट इंडस्ट्री, कौन सी वाली इंडस्ट्री नहीं है? ठीक है, दोज दैट आर ओरिएंटेड ऑन ह्यूमन mission fulfilled by men who work not because they are paid wages but because they share the passion of for the cause and derive job satisfaction from their contribution। तो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने पैशन को फॉलो करते हुए, और वो इसलिए नहीं काम कर रहे कि उनको पैसे मिल रहे हैं, वो इसलिए काम कर रहे हैं कि उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप नहीं है तो वो इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाता है, इज नॉट अ इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में qualify for exemption if in simple ventures substantially and going by dominant nature creation substantively no employees are entertained, but in minimal matters marginal employees are hired without destroying the non-employee character of the unit। तो मान लीजिए कोई क्लब है, वहाँ पे यूजुअली कोई एम्प्लॉय वो हायर नहीं करते, कुछ टाइम के लिए कुछ एम्प्लॉय हायर करते हैं फॉर बहुत थोड़े समय के लिए, तो वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टू बी एन इंडस्ट्री। सो वो क्लब है, कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर गुरुकुलास। ठीक है, गुरुकुल में भी वो कोई एम्प्लॉय हायर नहीं करते हैं या फिर बहुत ही मिनिमल एम्प्लॉय हायर करते हैं, तो वो कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं चला रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्लब, कोऑपरेटिव सोसाइटी और गुरु क्लास में क्वालिफाई फॉर एग्जाम्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट आर नॉट द ingredient of triple test to be applied for determining industry? तो इंडस्ट्री, किसी एक इंडस्ट्री को इंडस्ट्री डिटरमाइन करने के लिए एक ट्रिपल टेस्ट होता है। उस ट्रिपल टेस्ट में हम तीन चीज़ों देखते हैं। फर्स्ट है
सिस्टमैटिक एक्टिविटी, सिस्टमैटिक एक्टिविटी, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं वहां पे गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस हो रही है या नहीं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ये तीन चीज हम देखते हैं टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस इज अ इंडस्ट्री और नॉट। अगर ये तीन चीजें मिल जाती हैं तो वो इंडस्ट्री हो जाती है। वेयर एज एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल टेस्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। An establishment was being operated without introduction of capital। तो एक एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें कोई कैपिटल लेके नहीं आया और वो ऑपरेट हो रही है, वेदर ये एक इंडस्ट्री होगी कि नहीं। तो अभी हमने देखा था कि किसी भी इंडस्ट्री होने के लिए हमको तीन चीज़ देखनी है, वेदर वहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक एक्टिविटी है या फिर उसमें कॉरपोरेशन गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन है कि नहीं। तो अगर कोई इंडस्ट्री बिना कैपिटल के रन हो रही है और वो तीन चीज़ें उसमें पाई जाती हैं तो इट इज़ एन इंडस्ट्री इवन विदाउट कैपिटल, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है इट्स एन इंडस्ट्री इवन विदाउट कैपिटल। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, इसमें से कौन सा फॉर्म करता है पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। अगर कोई एक्टिविटी कैरिड आउट है विद अ मोटिव टू मेक एनी गेन और प्रॉफिट तो वो इंडस्ट्री होगी। हाँ बिल्कुल हो सकती है। कोई एक्टिविटी है जो डॉक लेबर बोर्ड की तो वो भी इंडस्ट्री है। एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रमोशन और सेल्स बिजनेस बोथ कैरिड आउट बाय एस्टेब्लिशमेंट तो वो भी इंडस्ट्री है। सो विच ऑफ दिस फॉर्म पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एक्सेप्शंस टू इंडस्ट्री, इसमें से कौन से इंडस्ट्री के एक्सेप्शंस नहीं है। तो पोस्ट टेलीग्राफ डिपार्टमेंट एक्सेप्शन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एक्सेप्शन है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवे एक्सेप्शन है। तो डॉक लेबर बोर्ड इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द इंडस्ट्री, ठीक है, ये इंडस्ट्री माना जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाता है डॉक लेबर बोर्ड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। According to section 2K of Industrial Dispute Act, dash means dispute or difference between employer and employer or between employer and workman or between workman and workman which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the condition of labor of any person। तो 2K में किसकी डेफिनेशन के बारे में बोला है। ये जो डेफिनेशन है ये है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सो यहाँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में बताया है 2K में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट या डिफरेंस एम्प्लॉयर के बीच में या एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में या वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में इज कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और विद द कंडीशन ऑफ द लेबर ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को डिफाइन किया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ दिस नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इसमें से कौन सा वाला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर में नहीं दिया गया है डेफिनेशन में। तो जैसा कि अभी हमने देखा देयर शुड एग्जिस्ट अ डिस्प्यूट और डिफरेंस, तो ये सही है। द डिस्प्यूट और डिफरेंस शुड बी बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई एम्प्लॉई, ये भी सही है।
द डिस्प्यूट और डिफरेंस शुड बी कनेक्टेड विद अ मॉनिटरी बेनिफिट। तो ये हमने देखा था, ये मॉनिटरी बेनिफिट को लेकर के नहीं था, ये था रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट टर्म्स और या फिर कंडीशन ऑफ लेबर को लेकर के, नॉट जस्ट मॉनेटरी बेनिफिट। ठीक है, ये कंडीशंस ऑफ लेबर को लेकर के था। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, इट इज़ नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो हमारा आंसर हो जाता है ये, डिस्प्यूट शुड रिलेट टू एन इंडस्ट्री, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, विच इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री डिस्प्यूट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Abhishek Bachpan was a member of trade union. A part of the trade union wants to raise a industrial dispute against AB Corp. ठीक है, however they are not directly related with the AB Corp. वो AB Corp से directly related नहीं है। अभिषेक बच्चन एक ट्रेड यूनियन का मेंबर है, उस ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज करना चाहते हैं एबी कॉर्प के अगेंस्ट। हाउएवर वो ट्रेड यूनियन एबी कॉर्प से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। दे वांट टू रेज द डिस्प्यूट ऑन बिहाफ ऑफ देयर मेंबर्स इन एबी कॉर्प। व्हाट इज द प्रोविजन रिलेटेड टू इट? तो इसमें ये बोला है कि ये उनको रेज करना है एक डिस्प्यूट ऑन बिहाफ ऑफ देयर मेंबर्स इन एबी कॉर्प। सो व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटेड टू इट? सो अभिषेक बचपन कैन नॉट रेज डिस्प्यूट। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है अभिषेक बच्चन कैन रेज डिस्प्यूट नहीं, अभिषेक बच्चन शुड बी अ मेजॉरिटी टू रेज द डिस्प्यूट नहीं, अभिषेक बचपन cannot raise dispute as he is not substantially interested। तो हमारा आंसर हो जाता है as he is not substantially interested। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Dash means any person including an apprentice employed in any industry to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or rewards, whether the terms of employment be expressed or implied। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है वर्कमैन। तो ये जो डेफिनेशन दी है, ये वर्कमैन की डेफिनेशन है। वो बोलती है कि कोई भी पर्सन अप्रेंटिस को भी जोड़ के किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड होता है to do any manual work, skilled work, unskilled work, technical work, clerical work, supervisory work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied। या तो express में या implied है, तो वो workman कहलाता है। ठीक है, तो ये workman की definition है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following is a workman as per the provision of Industrial Dispute Act? तो इनमें से कौन सा वर्कमैन है एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट? पर्सन जो डिसमिस्ड हुआ है इन कनेक्शन विद द डिस्प्यूट, क्या वर्कमैन है? यस। पर्सन डिस्चार्ज हुआ है विच लेड टू द डिस्प्यूट, क्या वर्कमैन है? यस। पर्सन रीट्रेंच्ड हुआ है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्प्यूट, क्या वो वर्कमैन है? यस। हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। तो डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन इंक्लूड्स अ पर्सन whose dismissal, discharge or retrenchment led to the dispute। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of this is not an exception to the definition of workman as per the provision of Industrial Dispute Act? ठीक है, इसमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है टू द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट?
तो पर्सन हु सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट, तो आर्मी एक्ट में जो भी, आर्मी एक्ट के अंडर में जो भी पर्सन काम कर रहे हैं वो वर्कमैन नहीं है, वो एक्सेप्शन है उनके लिए। ठीक है, तो ये हमारा ठीक जवाब है। सो नॉट एन एग्जम्पशन, नॉट एक्सेप्शन हमें पूछा गया, तो इनमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, तो ये एक्सेप्शन है। पर्सन हु इज एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, तो पर्सन हु एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन द पुलिस सर्विस और एज एन ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय ऑफ अ प्रिजन। ठीक है, कोई एक पर्सन एम्प्लॉय हुआ है पुलिस सर्विस में या फिर ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय ऑफ अ प्रिजन, तो ये भी एक एक्सेप्शन है फॉर द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन। तो ये तीनों वर्कमैन की डेफिनेशन पे नहीं आएंगे। लेकिन एक पर्सन जो एम्प्लॉय हुआ है सुपरवाइजरी कैपेसिटी में बट उसकी सैलरी लेस देन 10,000 पर मंथ है, तो वो वर्कमैन में आएगा, वो एक्सेप्शन नहीं है, नॉट एन एक्सेप्शन, उसको वर्कमैन माना जाएगा। इवन दो वो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में है मगर उसकी सैलरी 10,000 से कम है। पहले ये 1,600 हुआ करती थी, 2010 के अमेंडमेंट के बाद ये 10,000 उसकी सैलरी इंक्रीज कर दिया गया है टू इंक्लूड अ पर्सन इन द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी ड्रॉइंग लेस देन 10,000 पर मंथ एज अ वेजेस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन केस ऑफ जेके कॉटन स्पिनिंग एरिड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड versus LATAIR 1964 SC 737, the Supreme Court held that dash to bungalows provided by the company to its officer and director are engaged in operation incidentally connected with the main industry carried on by the employer। तो बंगलों के साथ में क्या पुलिस प्रोवाइडिंग सेफ्टी? नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल नियर बाई? नहीं। बंगलों के साथ में सप्लीमेंट्री इंडस्ट्री सिचुएटेड? नहीं। माली इज लुकिंग आफ्टर दी गार्डन। ठीक है, एक ऑफिसर को एक क्वार्टर दिया, साथ में एक माली दिया जो उसके गार्डन की देखरेख कर रहा है। तो इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में ये बोला गया कि जो माली ऑफिसर को क्वार्टर के साथ में जो प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एज अ वर्कमैन कंसीडर किया जाएगा एज। तो जो ऑफिसर है, जो भी बिजनेस है जिसका मेन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सो उसको उस मेन इंडस्ट्री से जोड़ के उसको भी एज अ वर्कमैन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the mall is looking after the garden to bungalows provided by the company to its officer and director engaged in operation incidentally connected with the main industry carried out by the employer। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Only those person who are engaged in the following types of work are covered by the definition of workman। तो जैसा हमने देखा था वर्कमैन की डेफिनेशन में स्किल्ड है या अनस्किल्ड है या मैनुअल वर्क है, तो वर्कमैन में कंसिडर होगा। सुपरवाइजरी वर्क है तो भी कंसिडर होगा, टेक्निकल और क्लरिकल वर्क है तो भी कंसिडर होगा। तो ऑल ऑफ द अबव। सुपरवाइजरी वर्क में बोला गया है अगर सैलरी 10,000 से कम है तो वो वर्कमैन की डेफिनेशन में कवर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ पर्सन एंगेज्ड इन अ सुपरवाइजरी वर्क विल बी अ वर्कमैन ओनली इफ ही इज ड्रॉइंग मोर देन डैश पर मंथ। यहाँ पे आएगा अ पर्सन इंगेज इन सुपरवाइजरी वर्क विल बी एक्सक्लूडेड एज अ वर्कमैन ओनली इफ ही इज डूइंग मोर देन। तो ये 1600 पहले की लिमिट है, नाउ
रिवाइज होके 10,000 है, 10,000 और मोर से अगर ज़्यादा है उसकी सैलरी और वो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में एक पर्सन, तो ही विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ दिस इज अ वर्कमैन? टीचर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सेल्समैन डूइंग क्लरिकल वर्क ऑल्सो, और टेम्पल प्रीस्ट। So teacher is not a workman, medical representative not a workman, priest, temple priest is not a workman. Salesman doing clerical work is also is a workman. ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Person employed mainly in the dash have been excluded from the definition of workman. जो इसमें बोला हुआ है किस टाइप के पर्सन को एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द वर्कमैन, तो लेबर एक्टिविटी वाले पर्सन को नहीं, मैनेजरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वाले पर्सन को यस, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं, इंसिडेंटल एक्टिविटी टू द मेन वर्क नहीं। तो मेनली मैनेजरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी वाले पर्सन को एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। According to the provision of Industry Dispute Act, occasional entrustment of supervisory, managerial or administrative work take a person mainly discharging clerical duties out of purview of workman। तो यहाँ पे बोला है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन को कभी कभी सुपरवाइजरी और मैनेजरल का या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का काम दिया जाता है, बट मेनली वो क्लरिकल ड्यूटी ही करता है, तो वो आउट ऑफ परव्यू ऑफ वर्कमैन है, ये बोला गया है यहाँ पे। तो क्या ये सही है? तो ये है गलत, विल नॉट। ठीक है, आउट ऑफ परव्यू ऑफ वर्कमैन विल नॉट बी आउट ऑफ परव्यू ऑफ वर्कमैन, बिकॉज क्योंकि मेनली वो क्लरिकल वर्क ही कर रहा है, सो ही विल बी अंडर द परव्यू ऑफ वर्कमैन। ठीक है, वो वर्कमैन ही कंसिडर होगा इवन दो उसको ओकेशनली सुपरवाइजरी वर्क या मैनेजर वर्क करा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2Q ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, डैश मीन्स सेसेशन ऑफ वर्क, काम को रोकना बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन, सर्टेन पर्सन से, एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन, सब लोग साथ में आकर के किसी काम को रोक रहे हैं और कंसर्टेड कर रहे रेफ्यूजल काम करने से, अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्सन हु आर और हैव बीन एम्प्लॉयड। ठीक है, जो एम्प्लॉयड है या कभी एम्प्लॉयड थे, टू कंटिन्यू टू वर्क और टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट, तो वो किसकी डेफिनेशन है? तो ये डेफिनेशन है स्ट्राइक की। तो स्ट्राइक मीन्स सेसेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन और कंसर्टेड रेफ्यूजल और रेफ्यूजल अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्सन हु और हैव बीन एम्प्लॉयड टू कंटिन्यू टू वर्क और एक्सेप्ट द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसके साथ हमारा आंसर हो जाता है स्ट्राइक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following is relevant in determining a strike? तो इसमें से कौन सा रिलेवेंट है डिटरमाइन करने के लिए कि ये स्ट्राइक है? टाइम फैक्टर, ठीक है, पर्पस बिहाइंड द सेसेशन ऑफ वर्क, तो सारे ही रिलेवेंट है टू डिटरमाइन द स्ट्राइक। तो एक स्ट्राइक जो है वो डिफाइंड होती है बाय सेसेशन ऑफ वर्क, काम को रोकना, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स अ टाइम फैक्टर, कितने समय तक रोकना। ठीक है, उनका एक पर्पस भी होता है, द पर्पस एंड द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग वर्क। ठीक है, तो ये तीनों ही रिलेवेंट है टू डिटरमाइन द स्ट्राइक, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ दिस विल नॉट कंस्टिट्यूट अ स्ट्राइक? इसमें से कौन सी स्ट्राइक नहीं मानी जाएगी? रेफ्यूजल टू वर्क on a death of a fellow worker,
गोइंग ऑन अ मास कैजुअल लीव अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। रेफ्यूजिंग टू डू द रेगुलर वर्क, रेगुलर वर्क से में काम करने से मना करना, ठीक है। रेफ्यूजिंग टू डू इलीगल एक्टिविटीज, तो इसमें बोला गया है इसमें से कौन सी वाली नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ स्ट्राइक, कौन सी वाली स्ट्राइक नहीं मानी जाएगी। तो रेफ्यूजल टू वर्क ऑन डेथ ऑफ फेलो वर्कर इज अ स्ट्राइक। गोइंग ऑन अ मास कैजुअल लीव अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये भी स्ट्राइक है। रेफ्यूजिंग टू डू द रेगुलर वर्क ये भी स्ट्राइक है, ओके ये तीनों ही स्ट्राइक है। रेफ्यूजिंग टू डू इलीगल एक्टिविटी ये स्ट्राइक नहीं है, ये इलीगल काम करने से मना करने को स्ट्राइक नहीं बोलते। तो ये हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following is not a type of strike? Which of the following is not a type of strike? पहला है सिट डाउन। सिट डाउन स्ट्राइक में क्या होता है कि एम्प्लॉय रिपोर्ट तो करता है ड्यूटी पे मगर काम करने से मना कर देता है, तो इसको बोलते हैं सिट डाउन स्ट्राइक। नेक्स्ट है पेन डाउन स्ट्राइक। पेन डाउन स्ट्राइक में जो एडमिनिस्ट्रेटिव या क्लरिकल स्टाफ होता है वो रिपोर्ट करता है, डेस्क पे बैठता है बट पेन उठाने से मना कर देता है या कुछ भी ऑफिशियल वर्क करने से मना कर देता है, तो इसको पेन डाउन स्ट्राइक बोलते हैं। व्हाट इज टूल डाउन स्ट्राइक? टूल डाउन स्ट्राइक सिमिलर टू पेन डाउन स्ट्राइक। जो मैनुअल इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे लेबरर्स काम करते हैं वो रिपोर्ट करते हैं ड्यूटी पे बट दे रेफ्यूज टू पिक अप देयर टूल, वो अपने मशीनरी या टूल्स यूज़ करने से मना कर देते हैं, तो ये है टूल डाउन स्ट्राइक। वॉइस डाउन स्ट्राइक इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्राइक, ये कोई टाइप ऑफ स्ट्राइक नहीं है। तो सिट डाउन स्ट्राइक होती है, पेन डाउन स्ट्राइक होती है, टूल डाउन स्ट्राइक होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following is not correct related to go slow strike? Go slow strike. So deliberately delaying of production of workmen. तो go slow strike में क्या होता है कि एम्प्लॉय काम तो करना बंद नहीं करता है, काम तो करता है लेकिन बहुत ही स्लो स्पेस में काम करता है जिससे एम्प्लॉयर उनकी बात माने। सो डेलिबरेटली डिलेइंग इन प्रोडक्शन ऑफ वर्कमैन, तो ये है गो स्लो स्ट्राइक। सीरियस फॉर्म ऑफ मिसकंडक्ट, सो इसमें से हमें पूछा है नॉट करेक्ट रिलेटेड टू गो स्लो स्ट्राइक। गोइंग ऑन मास कैजुअल लीव अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, तो ये नहीं होता है। इसमें हमने जैसे देखा कि एम्प्लॉय रिपोर्ट करता है ड्यूटी पे, काम भी करता है बट काम बहुत स्लो स्पेस में करता है, सो दिस इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू गो स्लो स्ट्राइक। सीरियस फॉर्म ऑफ मिसकंडक्ट, ये सीरियस है, अगर वो काम बहुत धीरे कर रहे हैं, डेलिबरेटली डिले कर रहे हैं तो सीरियस है। रिड्यूस द आउटपुट वाइल रिमेन ऑन फुल वेजेस, पैसा पूरा ले रहे हैं लेकिन आउटपुट जो आना है वो कम कम आ रहा है। सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ गो स्लो स्ट्राइक, ठीक है। गोइंग ऑन मास कैजुअल लीव अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग इज डज नॉट कम अंडर गो स्लो स्ट्राइक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेसेशन ऑफ वर्क इन सपोर्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द वर्कमैन बिलोंगिंग टू द अदर एम्प्लॉयर, ठीक है। किसी और एम्प्लॉयर के वर्कर की डिमांड अगर वो एम्प्लॉयर पूरा नहीं कर रहा है तो दूसरे एम्प्लॉयर के वर्कर स्ट्राइक पे जाते हैं, तो ये किस टाइप की स्ट्राइक होती है? तो इसको बोला जाता है सिंपैथेटिक स्ट्राइक, ठीक है। सिंपैथेटिक स्ट्राइक में जो वर्कर हैं उनको अपने एम्प्लॉयर से कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर जो दूसरे एम्प्लॉयर के वर्कर हैं उनको एक सपोर्ट दिखाने के लिए इस इंडस्ट्री के वर्कर अगर स्ट्राइक पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक स्ट्राइक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following types of strikes are called primary strikes? इसमें से कौन सी स्ट्राइक को प्राइमरी स्ट्राइक बोला जाता है? तो हमारा आंसर होगा टूल डाउन स्ट्राइक, ठीक है। टूल डाउन स्ट्राइक जो है
वह प्राइमरी स्ट्राइक है। टूल डाउन स्ट्राइक, स्टे इन और पेन डाउन स्ट्राइक, ये तीनों ही हमारी प्राइमरी स्ट्राइक्स हैं। ठीक है, तो इनको हमारा इसके लिए हमारा आंसर होगा ऑल दिस थ्री। कि गो स्लो इज नॉट अ प्राइमरी स्ट्राइक बट ऑल अदर थ्री आर कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्राइक। बट टूल डाउन जो है ये मोर रिलेवेंट है क्योंकि ये क्लासिक एग्जाम्पल है प्राइमरी स्ट्राइक का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। The justification of the strike has to be viewed from the standpoint of dash made by the workmen, not merely from the standpoint of their exhaustive all other legitimate means open to them for getting their demands fulfilled। ठीक है, तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन ऑफ स्ट्राइक को कैसे व्यू किया जाना चाहिए, मॉनेटरी बेनिफिट इन्वॉल्व इन डिमांड उससे नहीं, नंबर ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्व इन स्ट्राइक उससे भी नहीं, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ वर्क उससे भी नहीं, तो फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस ऑफ डिमांड। So fairness and reasonableness of demand made by the workmen and other, not merely from the standpoint of their exhaustive all other legitimate means open to them for getting their demands fulfilled। तो स्ट्राइक को इस व्यू पॉइंट से देखा जाना चाहिए, फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस ऑफ द डिमांड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। When can a strike be justified? एक स्ट्राइक को जस्टिफाइड, व्हेन कैन स्ट्राइक बी अनजस्टिफाइड, कब एक स्ट्राइक अनजस्टिफाइड होती है। डिमांड्स आर फेयर एंड रीजनेबल, तो ये एक जस्टिफाइड स्ट्राइक है। कैरिड इन पीसफुल मैनर, जस्टिफाइड स्ट्राइक है। डिमांड्स आर बोनाफाइड, ये भी जस्टिफाइड स्ट्राइक है। एक्ट्स ऑफ वायलेंस सबोगेज हैपन्स, वायलेंस हो रहा है, सबोगेज हो रहा है, तो ये एक अनजस्टिफाइड स्ट्राइक है। तो हमारा आंसर हो जाता है एक्ट ऑफ वायलेंस एंड सबोगेज हैपन्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेफरिंग टू द केस ऑफ क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड, whether the employees are eligible for dash wages for strike period even if strike is fair or reasonable, eligible for full wages for strike period even if strike is fair and reasonable, so they will be entitled for full wages। तो हमारा आंसर हो जाता है they will be entitled for full wages, they will be entitled for half wages नहीं, no wages नहीं, bonus only नहीं, तो हमारा आंसर हो जाता है they will be entitled for full wages। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेफरिंग टू द केस ऑफ स्टेट्समैन लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कमैन, whether the employees are eligible for wages for strike period even if strike is illegal and unjustified। अगर कोई स्ट्राइक इलीगल है, अनजस्टिफाइड है, तो they will be entitled to no wages। ठीक है, उनको कोई वेज नहीं मिलेगा for this strike period। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेफरिंग टू द केस ऑफ इंडिया मैराइन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, their workmen, whether the employees are eligible for wages for a strike period followed by lockout and even if both are unjustified, so they will be entitled for half wages। तो हमारा आंसर हो जाता है they will be entitled for half wages। so they have gone for strike, ठीक है, फॉलोड बाई लॉकडाउन। स्ट्राइक थी, स्ट्राइक के बाद उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। इवन इफ बोथ आर अनजस्टिफाइड, तो उनको हाफ वेजेस मिलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2L ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, डैश मीन्स temporary lockout, temporary closing of place of employment or the suspension of work or refusal by
employer to continue to employ any number of person employed by him। ठीक है, तो सेक्शन 2L ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या बोलता है? डैश मीन्स क्लोजिंग, टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसको बोलते हैं लॉकआउट। लॉकआउट मीन्स टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द सस्पेंशन ऑफ वर्क और रिफ्यूजल बाय एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम इज नोन एज लॉकआउट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Layoff means the failure, refusal or inability of employer to give employment to workmen whose name appears on the muster roll of his industrial establishment and who has not been retrenched। तो इसका आंसर तो ले ऑफ ही होगा, यहाँ पे डैश आना चाहिए था, आंसर ये गया ले ऑफ, तो हमारा आंसर हो जाता है ले ऑफ। डैश मीन्स the layoff means the failure, refusal or inability of employer to give employment, ठीक है, to workmen whose name appears on a muster roll of industrial establishment and who has not been retrenched, उसको दोबारा से नहीं रखा गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of these is not a reason of layoff? layoff मतलब किसी को हटाना काम से, तो which of these is not a reason of layoff, इसमें से कौन सा रीजन नहीं है layoff के लिए? तो क्लोजर ऑफ रिटेलिएशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स ऑफ वर्कमैन, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, शॉर्टेज कोल पावर रॉ मटेरियल, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टिक्स, ठीक है, तो ये तीनों नॉट अ रीजन ऑफ, विच ऑफ दिस इज नॉट अ रीजन ऑफ ले ऑफ, ले ऑफ के लिए कौन से वाले रीजन नहीं है? तो क्लोजर ऑफ not a reason, closure of retaliation of certain acts of workmen, ठीक है, तो ये क्लोज कर देना, नॉट अ रीजन फॉर ले ऑफ। मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई, अभी काम नहीं है, ले ऑफ कर दिया, तो दिस इज द रीजन। कोल पावर रॉ मटेरियल शॉर्टेज है या एक्यूमुलेशन ऑफ स्टिक्स, ठीक है, तो ये तीनों रीज़न है फॉर ले ऑफ, बट ये वाला फर्स्ट ऑप्शन हमारा रीज़न नहीं है फॉर द ले ऑफ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एवरी वर्कमैन whose name appears in the muster roll of the industrial establishment and present himself at a time of appointment for the purpose is not given employment by the employer within dash hours of so presenting himself shall be deemed to have been laid off for that day within the meaning of this act। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर वर्कमैन जिसका नेम मास्टर रोल में अपीयर हुआ था इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, वो पहुंच जाता है काम पे फॉर द पर्पस एंड उसको अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती है जब वो अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो उसको लेड ऑफ मान लिया जाता है अगर उसको 2 घंटे तक कोई काम नहीं दिया जाता है, 2 आवर्स, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 आवर्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ वर्कमैन इज आस्क्ड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ, उसको प्रेजेंट हिम करने के लिए बोला गया है ड्यूरिंग द सेकेंड शिफ्ट, तो उसको सेकेंड शिफ्ट के लिए बोला गया है, इज गिवन एम्प्लॉयमेंट इन द सेकेंड शिफ्ट, ही शैल डीम टू हैव बीन लेड ऑफ फॉर द 1 हाफ डे, तो उसको फर्स्ट हाफ डे के लिए लेड ऑफ मान लिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन केस ऑफ लेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या ब्रोकन हो जाता है परमानेंटली? नहीं। क्या कैरिड आउट इररेस्पेक्टिव ऑफ नो वर्क? नहीं। नन ऑफ द अबव? नहीं। सस्पेंडेड फॉर द टाइम बीइंग, तो हमारा आंसर हो जाता है सस्पेंडेड फॉर द टाइम बीइंग। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द मैटर वेदर द ले ऑफ इज मालाफाइड और नॉट कैन बी एजुडिकेटेड बाय, तो जो भी ले ऑफ का मैटर है वो किसके द्वारा एजुडिकेट किया जाता है, किसके द्वारा देखा जाता है? तो ट्रिब्यूनल के द्वारा देखा जाता है।
तो इसका हमारा आंसर हो जाता है ट्रिब्यूनल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ले ऑफ। ठीक है, इसमें से कौन सा सही नहीं है रिगार्डिंग ले ऑफ। इट इज इनहेरेंट राइट ऑफ एम्प्लॉयर। इट शुड बी स्पेसिफिकली प्रोवाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। It should be part of standing order governing the establishment. Layoff cannot be done in industry which is closed down. तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? It is inherent right. ये एम्प्लॉयर का राइट है क्या? नहीं, तो ये गलत हो जाता है। तो ये हमारा आंसर है It is inherent right. ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following are not valid reason for employer डिक्लेयरिंग ले ऑफ। इसमें से कौन सा रीजन वैलिड नहीं है फॉर एन एम्प्लॉयर डिक्लेयरिंग ले ऑफ? शॉर्टेज ऑफ कोल पावर रॉ मटेरियल, ये वैलिड रीजन है। एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक्स वैलिड रीजन है, स्टॉक हमारा ज़्यादा हो गया। ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, ये भी वैलिड रीजन है। बट फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी, पैसा नहीं है। ठीक है, ये कोई वैलिड रीजन नहीं है एम्प्लॉयर का फॉर डिक्लेयरिंग ले ऑफ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ले ऑफ। इसमें से कौन सा वाला सही नहीं है इन रेस्पेक्ट ऑफ ले ऑफ। ले ऑफ इज सब्जेक्ट टू पेनल्टी। बिजनेस कंटिन्यूज इन केस ऑफ ले ऑफ। ले ऑफ इज रिजल्ट ऑफ ट्रेड रीजन। Employer refuses to give employment due to certain reason in layoff. तो यहाँ में कौन सा करेक्ट नहीं इन रेस्पेक्ट ऑफ ले ऑफ? इज ले ऑफ इज सब्जेक्ट टू पेनल्टी। तो ले ऑफ में कोई पेनल्टी नहीं लगती। ठीक है, ले ऑफ इज एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट नॉट सब्जेक्ट टू पेनल्टी। इट इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड एक्शन। इसको लीगल रिकॉग्नाइज्ड एक्शन बोला गया है ले ऑफ को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Dash means termination by employer of the service of workman for any reason whatsoever otherwise than the punishment. बिना किसी punishment के वो अगर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करता है inflicted by way of disciplinary action, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे retrenchment। ठीक है, उसको बोलेंगे retrenchment. Retrenchment means a termination by the employer of the service of workman for any reason whatsoever otherwise than the punishment inflicted by a way of disciplinary action. ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of these are not requirement of retrenchment? इसमें से कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है retrenchment की? There should be termination of a service of workman. ये सही है, ये रिक्वायरमेंट है। द टर्मिनेशन शुड बी बाय द एम्प्लॉयर, ये भी ठीक है। टर्मिनेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिन, ये भी ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ वर्कमैन इज ऑन द ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूड इल हेल्थ। इल हेल्थ की वजह से उसे टर्मिनेट किया गया है, तो ये गलत है। टर्मिनेशन ड्यू टू कंटिन्यूड इल हेल्थ इज नॉट कंसिडर्ड रिट्रेंचमेंट अंडर द एक्ट। ठीक है, ये रिट्रेंचमेंट अंडर द एक्ट नहीं माना जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ दिस रिट्रेंचमेंट, विच ऑफ दिस इज रिट्रेंचमेंट? इसमें से कौन सा वाला रिट्रेंचमेंट है? वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम द वर्कमैन ऑफ द वर्कमैन नहीं। Retirement of workmen on reaching the age of superannuation if the contract of employment between employer and the workman concerned contains a stipulation in that behalf नहीं। Termination of the service of workman as a result of non-renewable of the contract of employment on its expiry नहीं। Termination of the service carrying out activities permitted in the premises of such establishment। तो किसी एम्प्लॉय ने सर्विस कैरी आउट की, एक्टिविटीज परमिटेड इन द प्रीमिसेस, उसके लिए उसको टर्मिनेट किया गया, तो वो रिट्रेंचमेंट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
which of the following which of these principles of retrenchment laid down by Supreme Court in case of workmen of Sabong Tea State versus Sabong Tea State? Workmen of Sabong Tea State versus Sabong Tea State. तो पहला है management can retrench its employee only for proper reason. It must not be actuated by the motive of victimization of any unfair labor practice. ठीक है, proper reason होना चाहिए. It is the management to decide the strength of the labor force and number of workmen required to carry out efficiently the work in industrial undertaking must always be left to determined by the management in itself. The right of employer to effect retrenchment cannot normally be challenged, but when there is a dispute in regard of validity of the retrenchment, it should be necessary for tribunal to consider whether the impunged retrenchment was justified. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव. तो इसका हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. Which of this is considered as a retrenchment? इसमें से कौन सा वाला retrenchment consider किया जाता है? Termination on account of lack of confidence. अगर lack of confidence में किसी को terminate कर दिया जा रहा है तो वो retrenchment कंसिडर किया जाएगा. डिसएंगेजमेंट ऑफ वर्कर, सीजनल फैक्ट्री रीजन ये नहीं होगा. स्ट्राइकिंग द नेम ऑफ वर्कर ऑन रोल ग्राउंड एब्सेंस स्पेसिफिक पीरियड ऑन स्टैंडिंग ये भी. टर्मिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल डिफेक्ट ये भी नहीं होगा. टर्मिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, इसको हम रिट्रेंचमेंट बोलेंगे. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. डैश मीन्स एन इंटरिम और अ फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट of any question relating to thereto by any labor court, industrial tribunal, national industrial tribunal and includes arbitration award made under section 10A. तो इसका ये किसकी डेफिनेशन है? तो ये डेफिनेशन है अवार्ड की. So award means an interim or final determination of any industrial dispute of any question relating thereto by the labor court, industrial tribunal or national industrial tribunal and includes an arbitration award made by the section 10A. ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. एवरेज पे मीन्स द एवरेज पे ऑफ द वेजेस पेएबल टू द वर्कमैन. इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड होता है? इन केस ऑफ मंथली पेड वर्कमैन, अगर कोई मंथली पेड वर्कमैन है तो 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स का जो पेमेंट होगा उसको हम एवरेज पे मानेंगे. In case of paid workman 4 complete. In case of weekly paid workman, अगर कोई weekly paid workman है तो उसकी जो 4 completed weeks की पेमेंट है उसको डिवाइड करने से उसकी पे को हम एवरेज पे मानेंगे. इन केस ऑफ डेली पेड वर्कमैन, अगर कोई डेली पेड वर्कमैन है तो 12 फुल वर्किंग डेज, जो 12 फुल वर्किंग डेज में काम किया है उसकी पे जो उसको मिली है उसको डिवाइड करेंगे, जोड़ के डिवाइड करेंगे 12 से, तो उसको हम एक एवरेज पे मानेंगे. तो इसमें हमारा आंसर सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दी अबाउ. ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. डैश मीन्स any industry that controls of which of the union has been declared by the central act to be expedient in the public interest. तो इसमें किसकी डेफिनेशन की बात हो रही है? डैश मीन्स एनी इंडस्ट्री, ठीक है, industry the control of which by union has been declared by any central act to be expedient in the public interest. तो इसका हमारा आंसर हो जाता है कंट्रोल्ड इंडस्ट्री. ठीक है, जो कंट्रोल्ड इंडस्ट्री means any industry the control of which by the union has been declared by central act to be expedient in the public interest. ठीक है, चलिए देखते हैं इस next question. Employer in case of an industry carried on
by or any other authority of any department of central government or a state government, तो उसको हम क्या बोलेंगे? So employer in case of industry carried out by any or under authority or any department of central government or state government, तो उसको हम बोलेंगे prescribed authority of head of department. Okay, prescribed authority of head of department. तो दोस्तों आज हमने कंप्लीट किए 60 क्वेश्चंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के। तो अगले वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हाँ, कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।